नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है। पहली न्यूज है, पीएम मोदी लॉन्चेस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखिए, आयुष्मान भारत के बारे में बात पिछले एक साल से हो रही है। इनफैक्ट पायलट बेसिस पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इंडिया की 6 यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे मोदी जी ने इसको पूरे देश के लिए लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पे एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे कि ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है क्या। इस पर्टिकुलर मिशन में एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी देश के हर नागरिक के लिए, और इसके साथ साथ डिजिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो भी डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिक्स इन्वॉल्व हैं, और उसके साथ साथ जो भी हॉस्पिटल्स और हेल्थ फैसिलिटीज हैं हमारे देश में, उसकी भी एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री बनाई जाएगी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला क्या कि इट हैज द पोटेंशियल of bringing a revolutionary change in India's healthcare facilities. Today we will enter a new phase in our campaign to strengthen health facilities. Today a mission is being started which has huge power to revolutionize the health facilities of India. The mission will play a big role in overcoming problems faced by the poor and middle class in the country in accessing treatment. मतलब यही है कि भाई इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर बड़ा ही रेवोल्यूशनरी चेंज है। हम एक ऐसे फेज में घुस रहे हैं जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन किया जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज को आप कह सकते हो रिवोल्यूशनाइज किया जाएगा। कुल मिला के यहाँ होगा क्या, देखिए, एक ऐसी रजिस्ट्री जहां पे आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे। जैसे आपकी जो डिजिटल हेल्थ आईडी होगी ना, जैसे कोई डॉक्टर उस डिजिटल हेल्थ आईडी को एक्सेस करेगा, इससे पहले आपने जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए होंगे, उसके लिए आपको जो भी दवाइयां दी गई होंगी, ये सब कुछ उसका सेंट्रलाइज डाटाबेस वहां पे होगा। तो कल की डेट में मान लो आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो और वहां पे जाके अपना इलाज के लिए अपने आप को दिखवाते हो, तो पहले जिस शहर में आपने इलाज करवाया था वहां पे आपके पास कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे, वही मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपको दूसरे शहर में लेके जाने पड़ेंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो ओवरऑल एक ही मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को बार बार जाके आपको अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या है कि एक डिजिटल हेल्थ आईडी के अंदर आपके ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड्स होंगे। तो जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपका डिजिटल हेल्थ आईडी में लॉग इन करेगा और जो भी आपके पिछले कई सालों में ट्रीटमेंट हुए वो सब देख लेगा। तो इससे एक चीज तो अच्छी ये होगी कि भाई ओवरऑल आपके क्या हेल्थ इश्यूज हैं वो उस डॉक्टर के सामने आ जाएंगे, तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से एसेस कर पाएगा, आपका ज्यादा अच्छी तरीके से बीमारी सॉल्व कर पाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल ये है कि आपकी हेल्थ प्राइवेसी। कुछ लोग हैं जो कि अपनी बीमारियां दूसरों को नहीं बताना चाहते, उनको लगता है कि वो वल्नरेबल हो जाएंगे दूसरे के सामने, तो वो उतने फोर्थ कमिंग नहीं होंगे इस डिजिटल हेल्थ आइडिया की तरफ। तो ऐसे केसेस में मोस्ट प्रॉब्ली सरकार की तरफ से ये भी सुविधा अवेलेबल करवाई जाएगी कि अगर आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड नहीं शेयर करना चाहते हैं तो आप मत शेयर करो। देखिए, मैंडेटरी अभी के लिए तो मुझे लगता नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंडेटरी हो गया तो काफी बवाल हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, इन सबका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। तो ओवरऑल ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। देश में कितने नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिक्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उसके साथ साथ कितने हॉस्पिटल्स, कितने क्लिनिकल लैब्स, कितने मेडिसिन शॉप्स है हमारी कंट्री में, इसकी भी एक रजिस्ट्री होगी, ताकि आप इस रजिस्ट्री को एक्सेस करके आसपास कहाँ पे भी मेडिकल फैसिलिटी है इसके बारे में पता कर सको। तो कुल मिला के एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पे इंडिविजुअल्स के ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स, उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए कहाँ कहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ कहाँ पे डॉक्टर्स हैं, ये सब चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन, ये उस प्रकार का हेल्थ अकाउंट होगा। इस आईडी के थ्रू पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेसिबल हो जाएंगे थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट बनेगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंडिया के उनकी रजिस्ट्री। तीसरा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री, जहां जहां पे भी भाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, मेडिसिन की जो दुकानें हैं, ये सब। उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इनके भी जो रिपोजिटरीज हैं वो भी आपके इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर रहेंगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के लिए भी होगा, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी, साथ साथ ओवरऑल यहाँ पे लोगों के लिए भी आसानी रहेगी। उनको जगह जगह पे अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने पड़ेंगे। ओवरऑल डिजिटल हेल्थ सिस्टम, मतलब हेल्थ सिस्टम में डिजिटलाइजेशन को आप इंक्लूड कर रहे हो, और जो भी इसमें थोड़े मोड़े इश्यूज होंगे वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगे। यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस और हेल्थ में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। चलिए अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया। देखिए, हो सकता है कि कुछ मेंबर्स का नाम मैं यहाँ पे ना लूं, क्योंकि क्या होता है ना कि आप ज्वाइन कर लेते हो लेकिन यूट्यूब आपके नाम को अपडेट करने में थोड़ा समय लगाता है। तो हो सकता है कि आज किसी ने ज्वाइन किया तो उसका नाम अगले दिन अपडेट हो। तो हो सकता है कुछ लोग के नाम यहाँ पे कम हो, तो वो मत लीजिए, वो कल की वीडियो में आ जाएंगे। तो आज हमको ज्वाइन किया है
अनुपम मोज ने, तो वेलकम अनुपम मोज। सुमित प्रतीक ने हमको ज्वाइन किया है। प्रहलाद यादव ने हमको ज्वाइन किया है। सिड मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया। सिड मिश्रा का ये सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक सिड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। व्लॉग विद रोवर ने हमको ज्वाइन किया है। व्लॉग विद रोवर का ये सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक व्लॉग विद रोवर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मोहित कुमार ने हमको ज्वाइन किया है। द्वैपायन चट्टोपाध्याय ने हमको ज्वाइन किया है। द्वैपायन का ये थर्ड मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच द्वैपायन, वेलकम बैक टू द चैनल। सूरज कुमार पंडित ने हमको ज्वाइन किया है। मीनाक्षी आनंद ने हमको ज्वाइन किया है। देव अग्रवाल ने हमको ज्वाइन किया। तो देव अग्रवाल, मीनाक्षी आनंद, सूरज कुमार पंडित, द्वैपायन चट्टोपाध्याय, मोहित कुमार, व्लॉग विद रोवर, सिड मिश्रा और व्लॉग विद रोवर का ये सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक व्लॉग विद रोवर एंड सिड मिश्रा। एंड द्वैपायन चट्टोपाध्याय का ये थर्ड मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच द्वैपायन। देन प्रहलाद यादव, सुमित प्रतीक एंड अनुपम मोज। I welcome you all guys and girls for joining this channel. Thank you so much for your support. ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, दैट्स वाई आई एक्नॉलेज माई चैनल मेंबर्स एवरी डे। 10 अक्टूबर के बाद से रेगुलर वीडियोस डेली बेसिस पे मेंबर्स के लिए भी शुरू हो जाएंगी। चलिए भाई, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। जॉब्स इंक्रीज्ड बाय 29% सिंस 2013 से सर्वे। देखिए, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, इसकी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने ये बताया कि जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं वो बेस ईयर 2013-14 से बढ़ के कितने बढ़ गए, लगभग 29% बढ़ गए। अब समझिए, बेस ईयर 2013-14 किसका बेस ईयर है? ये ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे का बेस ईयर है। तो इस रिपोर्ट में चीजें आपको ये बताई जा रही है कि 2013-14 के कंपैरिजन में 2021 तक आ जाते हो, खासकर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तक आप आते हो, तो ओवरऑल आपको जॉब्स कितनी बढ़ती नजर आ रही है? 29% से बढ़ती नजर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे सर्वे को कि भाई कांग्रेस सरकार थी आपकी 2013-14 तक, तो कांग्रेस सरकार ने क्या परफॉर्मेंस दी और उसके बाद बीजेपी पर सरकार की क्या परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से भी चीजें यहाँ पे नजर आ सकती हैं। अब वो अलग अलग जो पॉलिटिकल पंडित्स होते हैं और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे न्यूज को खंगालते हैं। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल की बात करो, अप्रैल से जून 2021 की, तो लगभग 27% ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट्स ने बोला है कि उन्होंने रिट्रेंचमेंट किया, मतलब ओवरऑल लोगों को नौकरियों से निकाला है। ये जो रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे की, इट हैज बीन रिलीज बाय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। इसने 10,593 फर्म्स को कवर किया है। इन फर्म्स में 10 वर्कर से ज्यादा काम करते हैं। फर्म्स 9 सेक्टर्स में फैली हुई है और 85% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन सच एस्टैब्लिशमेंट्स को कवर करती है ओवरऑल ये रिपोर्ट। अगर आप देखो तो आप इन द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है ना, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी अप्रैल मई जून 2021, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना था? 3.08 करोड़, जबकि यही फिगर 2013-14 में था 2.37 करोड़। केवल 2 सेक्टर्स को अगर छोड़ दो, ट्रेड एंड एकोमोडेशन और रेस्टोरेंट्स को छोड़ दो, तो बाकी हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ देखने को मिला। ऑब्वियसली बात है, ट्रेड एंड एकोमोडेशन और रेस्टोरेंट ये नीचे घटेगा चूंकि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं और कोविड के समय पे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स की हालत खराब है। हालांकि मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि बेटर ये रहता कि 2013-14 को बेस ईयर मान के 2018-19 का डाटा उठाते और 18-19 के डाटा को 2021-22 से कंपेयर करते। देखिए, आज की डेट में जो भी कंपैरिजंस हो रहे हैं ना, वो पोस्ट पैंडेमिक और प्री पैंडेमिक के हो रहे हैं। आप 2019-20 के डाटा को उठा सकते थे। अभी क्या है कि 2013-14 से कंपैरिजन 2020-21 का 21-22 का सही नहीं है। उसका रीजन ये है कि 2013-14 से लेके ये पैंडेमिक के बीच में बहुत सारे साल हैं जहां पे नॉर्मल ग्रोथ हुई है। तो सरकार की एक्चुअल परफॉर्मेंस यहां पे तब देखने को मिलेगी जब आप प्री कोविड टाइम्स और पोस्ट कोविड टाइम्स को कंपेयर करो। लेकिन यहां 2013-14 से अगर आप कंपैरिजन देखोगे तब फिगर्स अच्छे ही नजर आएंगे। फिर यहां पे आईटी बीपीओ सेक्टर के कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है कि इंप्रेसिव ग्रोथ हुई है 152% की, हेल्थ सेक्टर में 77% की, ट्रांसपोर्ट में 68%, फाइनेंशियल सर्विस 48%, कंस्ट्रक्शन 42%, मैन्युफैक्चरिंग 22%। तो इन सब में ग्रोथ दिखाई जा रही है। फिर अगर बात की जाए तो मतलब जितने भी स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे सर्वे किए गए हैं, 41% स्टैब्लिशमेंट आपकी मैन्युफैक्चरिंग में है, 22% एजुकेशन में, 8% आपके हेल्थ में। अच्छा, ट्रेड में एम्प्लॉयमेंट 25% घटता देखने को मिला है, अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट्स में 13% घटता देखने को मिला है। एक और बात है, फीमेल वर्कर्स में भी एक डिप दिखा है। 6th इकोनॉमिक सर्वे जो था वहां पे जो फीमेल वर्कर्स थी परसेंटेज 31% था, अब वो पहुंच चुका है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे में कितना? 29% पे। ओके,
27% स्टैब्लिशमेंट, 27% कंपनियों ने रिट्रेंचमेंट किया है, पैंडेमिक की वजह से लोगों को नौकरियों से निकाला है। लेकिन 25 मार्च से 30 जून ये 2021 का जो टाइम है, यहाँ पे 81% वर्कर्स को पूरी वेजेस मिली है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो ये एक सर्वे है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे इकोनॉमिक पंडित्स इस सर्वे को काउंटर करेंगे, ये बात तय है, क्योंकि इस प्रकार के सर्वे बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना उनको भाती नहीं है, खासकर जो एंटी गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट होते हैं। ओके, और मेरे हिसाब से भी यहाँ पे भाई जो भी कंपैरिजन आप कर रहे हो तो 2018-19 से करो या 2019-20 से करो। अब 2013-14 से कंपैरिजन करने का क्या मतलब? कुछ लोग बोलेंगे कि 2013-14 बेस ईयर था इसलिए कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन 2013-14 बेस ईयर का कंपैरिजन आपका 2018-19, 2019-20 से अगर हुआ हो तो बात सही है। अब ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे अगर हुआ ही ना हो 2018-19-20 में तो बात अलग है। बहरहाल उसकी हम बात नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इस सर्वे में कौन कौन से सेक्टर्स को देखा जाता है? तो चेंज इन जॉब्स देखा जाता है इन एस्टैब्लिशमेंट अक्रॉस 9 सेक्टर्स, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। इन सारे सेक्टर्स में ओवरऑल जॉब्स कितनी आ रही हैं, जा रही हैं, इन चीजों को देखा जाता है। रेट ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, इस बात को भी यहाँ पे एसेस किया जाता है। ओके, डाटा कैप्चर करता है पर्टेनिंग टू माइग्रेंट वर्कर्स, जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन लेवल, सोशल ग्रुप, वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग एंड चेंज इन पोस्ट इनकम माइग्रेशन। दो कंपोनेंट्स होते हैं इस AQEES के, मतलब ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे के। एक कंपोनेंट है आपका क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जहां पे उन एस्टैब्लिशमेंट्स को देखा जाता है जहां पे कम से कम 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक है एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे, जहां पे उन एस्टैब्लिशमेंट्स को देखा जा रहा है जहां पे 9 या 9 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस और पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, गेटिंग गवर्नमेंट एड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए, रिसेंटली हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक रेगुलेशन 101 बनाया था। इस रेगुलेशन 101 के चलते द इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के अंदर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यूपी सरकार की तरफ से फाइनेंशियल एड नहीं जा पा रही थी, तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चले गए आपके हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट ने बोल दिया कि रेगुलेशन 101 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उत्तर प्रदेश सरकार को गुस्सा आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि भाई प्रॉपर पॉलिसी पैरामीटर्स के हिसाब से किस इंस्टीट्यूट को कितना पैसा देना है ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हम सरकार है, हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस इंस्टीट्यूट को कितना पैसा देना है। तो अगर हम किसी इंस्टीट्यूट को एज अ पॉलिसी पैरामीटर पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो हाई कोर्ट में जाके हमसे पैसा मांगने लगे, ये नहीं हो पाएगा। प्लस अगर राज्य की सरकार पैसा देती है, केंद्र की सरकार मान लो किसी इंस्टीट्यूट को पैसा देती है, तो पैसा किस कंडीशंस पे दिया जाएगा ये कंडीशंस भी सरकार तय करेगी, क्योंकि सरकार यहां पे पैसा दे रही है। लेकिन सरकार की इन लॉजिकों को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट यहां पे देखिए क्या बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है गवर्नमेंट एड टू एन इंस्टीट्यूशन इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी एंड इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतलब कि सरकार किसको कितना पैसा देगी वो सरकार अपनी पॉलिसी के हिसाब से डिसाइड करेगी। ये एक इंस्टीट्यूट का फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो सरकार से बोले कि नहीं भाई आपको हमको पैसा देना ही पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट को पैसा दे रहे हो तो पैसा देते वक्त आप माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो मतलब आप मेजॉरिटी के, जैसे फॉर एग्जांपल अब हिंदू मेजॉरिटी के अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पैसा देते चले जाओ और कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूट है उसको आप पैसा ना दो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चल पाएगा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है एसके कौल और MM सुंदरेश की, उसने ये बोला है कि जब भी कोई सरकार पैसा देती है तो वो कुछ कंडीशंस के हिसाब से पैसा देती है, और जो भी इंस्टीट्यूट पैसा ले रहा है उसको वो कंडीशंस माननी पड़ेंगी। अगर वो कंडीशंस नहीं मानना चाहता है तो बेटर यही रहेगा कि वो पैसा ना दे। इंस्टीट्यूशन अगर सरकार से पैसा ले रहा है तो पहली बात उसको कंडीशन माननी पड़ेगी सरकार की। अगर वो कंडीशन नहीं मानना चाहता, अपने हिसाब से काम करना चाहता है, वो पैसा ना ले। प्लस पैसा देना कौन से इंस्टीट्यूट को कितना देना है ये पॉलिसी मैटर और ये सरकार डिसाइड करेगी। तो कोई भी इंस्टीट्यूट एज अ मैटर ऑफ राइट पैसा नहीं मांग सकता सरकार से, ये बात यहां पे बताई गई। लेकिन सरकार के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि वो इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो धर्म के या कास्ट के आधार पर ओवरऑल किसी को ज्यादा पैसा दे दिया, किसी को कम पैसा दे दिया, ये सरकार नहीं कर सकती है। अगर सरकार ये करती है तब कोर्ट यहां पे इंटरवीन करेंगी।
प्लस यहाँ पे कुछ फैक्टर्स डिसाइड किए गए हैं। पॉलिसी आप कैसे डिसाइड करोगे किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना पैसा नहीं देना है, तो इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड डेफिशिएंसीज। सरकारों के पास लिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड पैसा नहीं है, तो सरकारें मुंह उठा के किसी को कितना भी पैसा नहीं बांट सकती हैं। तो सरकार अपने अकाउंट्स को चेक करती है, देखती है भाई हमारे पास इतना पैसा है, हम इसको इतना दे सकते हैं, इतना नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार के पॉलिसी इनिशिएटिव्स बनाना सरकार का प्रेरोगेटिव है, उसको इस बात पे फोर्स नहीं किया जा सकता कि भाई आपको पैसा देना ही है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि राइट टू गेट एन एड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये बात एक्चुअली पहले भी बोली जा चुकी है। ओके, तो आप अपने कॉलेज को चलाने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एज अ मैटर ऑफ राइट सरकार से पैसा मांगो, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो डेफिनेटली आप जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बोल सकते हो माँ बाप हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, देखो हमारे सिमिलरली प्लेस्ड कॉलेज को पैसा दे दिया, हमको पैसा नहीं दिया, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे पैसा देना ना देना को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये बोल दो कि तुम हमको पैसा दो, देना जरूरी है और हमारी शर्तों पे दो, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स में न्यूज आपको काम आएगी। देखिए, किसी ने अगर अब तक लाइक बटन ना दबाया हो, प्लीज लाइक बटन दबा दें। 16 मिनट के बाद तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन इफ यू हैव नॉट क्लिक्ड इट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दे रखा है, और हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। नेक्स्ट, न्यू वर्जन ऑफ द आकाश मिसाइल आकाश प्राइम। देखिए, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया वर्जन टेस्ट किया है आकाश मिसाइल का, जिसको आप बोलते हो आकाश प्राइम। इसको कहां से टेस्ट किया गया है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीगढ़ ओडिशा से टेस्ट किया गया। इस मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया और डिस्ट्रॉय किया एक अनमैन्ड एरियल टारगेट को। ये अनमैन्ड एरियल टारगेट एक एनिमी एयरक्राफ्ट को मिमिक कर रहा था, इसको मार दिया गया। मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है ये आपकी आकाश मिसाइल। इट इज द फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मल्टीपल टारगेट्स को मल्टीपल डायरेक्शन से ये एलिमिनेट कर सकती है। जिस प्रकार का आयरन डोम आपका इजराइल ने बना रखा है ना पैलेस्टीन के अगेंस्ट, उसी प्रकार का आयरन डोम इंडिया के लिए आकाश मिसाइल बना सकती है, बशर्ते इंडिया के पैरामीटर्स पे इस आकाश मिसाइल को डिप्लॉय किया जाए। 90% की इसकी किल प्रोबेबिलिटी है, और इसका खुद का एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड रडार भी है जिसका नाम है आपका राजेंद्र। ओके, इसके बारे में बात की जाए तो ये काफी चीप है। यूएस की जो पैट्रियट मिसाइल्स है ना आपकी सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी की, ओके, देखिए यूएस पैट्रियट मिसाइल से ज्यादा एक्यूरेट बताया गया है इस आकाश मिसाइल को। क्यों? क्योंकि सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी और हाईटेक रडार से इस्तेमाल किए जा रहे हैं आकाश मिसाइल में। साउंड की 2.5 गुना स्पीड पे चलने वाले ऑब्जेक्ट्स को भी काउंटर करके रोक सकती है आकाश मिसाइल, और लो, मीडियम और हाई एल्टीट्यूड्स तीनों पे काउंटर कर सकती है। हमारा जो 30 साल पुराना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसी का पार्ट है ये आकाश मिसाइल सिस्टम, ठीक है। अब बात यहां पे ये है कि आकाश मिसाइल सिस्टम में आकाश मिसाइल तो है ही, अब एक नया वर्जन आ गया है आकाश प्राइम, ओके, और इस आकाश प्राइम को यहां पे टेस्ट किया गया। अब पुरानी आकाश मिसाइल के कंपैरिजन में नया आकाश प्राइम कैसे अलग है? तो आकाश प्राइम में लगा हुआ है एक इंडिजीनियस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फॉर इंप्रूव्ड एक्यूरेसी, ये लगा हुआ है। कुछ और इंप्रूवमेंट्स हैं, मोर रिलायबल परफॉर्मेंस अंडर लो टेम्परेचर एनवायरमेंट्स, हायर एल्टीट्यूड पे कम टेम्परेचर एनवायरमेंट्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। फिर जो आकाश वेपन का ग्राउंड सिस्टम है, इसको भी यहाँ पे मॉडिफाई किया गया। फिर जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चंडीगढ़ की, वहां पे रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम्स, टेलीमेट्री सिस्टम्स, मिसाइल ट्रैजेक्टरी, फ्लाइट पेरीमीटर्स, ये सब यहाँ पे अपग्रेड किए गए हैं ओवरऑल आकाश प्राइम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। ओके, तो मतलब आकाश प्राइम आप कह सकते हो कि एक प्रकार से इंप्रूवमेंट है ओवर आकाश मिसाइल सिस्टम। गॉट इट? ये यहाँ पे आपको एक डेमो दिख रहा है इसका। जनरल स्टडीज पेपर 3 अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, इंडिया इज दुबई सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। अब पता है क्या है, हमारे जो मीडिया आउटलेट्स है ना, वो कभी कभी गलत फैक्ट यहाँ पे छाप देते हैं। मतलब इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको एक एनॉमली देखने को मिल जाएगी। एक जगह पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में 38.5 बिलियन दिरहम का ट्रेड हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है 67.1 का हुआ है। मैं आपको ओरिजिनल फिगर बताता हूँ, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दुबई सरकार के हिसाब से दुबई का अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा दुबई का ट्रेड है चाइना के साथ, दूसरे नंबर पे इंडिया के साथ, तीसरे नंबर पे यूएस के साथ, चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया के साथ, पांचवें नंबर पे स्विट्जरलैंड के साथ। अगर इंडिया के साथ बात की जाए तो इंडिया के साथ जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 था उसमें जो ट्रेड था वो था 38.5 बिलियन दिरहम, इस बार हो गया 67.1 बिलियन दिरहम।
जी हाँ, 2021 में व्हेन कंपेयर टू 2020 इन द फर्स्ट हाफ इंडिया का ट्रेड 74.5% बढ़ा है दुबई का, मतलब दुबई का इंडिया के साथ ट्रेड 74.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 में था 38.5 बिलियन दिरहम, फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में हो गया है 67.1 बिलियन दिरहम। चाइना की बात की जाए तो चाइना का फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 में था 66.3 बिलियन दिरहम, जो कि इस बार अब बढ़ के कितना हो गया है 86.7 बिलियन दिरहम। यूएसए का है 32 बिलियन दिरहम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021, तो यूएसए काफी पीछे। नंबर 1 पे चाइना 86.7 बिलियन दिरहम दुबई के साथ ट्रेड में। दूसरे पे है इंडिया 67.1 बिलियन दिरहम। तो हम चाइना से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो। दुबई के कंटेक्स्ट में देखा जाए, अच्छा वैसे भी मैंने आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में पहले ही बताया, हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ओवरऑल 85 बिलियन डॉलर्स पिछले 7 सालों में इंडिया ने इन्वेस्ट किया है यूएई में। मतलब इंडिया इज अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर यूएई। मतलब इंडियंस जाके यूएई में काफी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे इंडियंस यूएई में जाके रहते हैं। यूएई का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इंडियंस को काफी पसंद आता है। ये सब यहाँ पे कुछ रीजंस हैं। क्योंकि क्या है ना, दुबई को और यूएई को एक हब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हब की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे ऐसे इंडियन बिजनेसमैन को देखेंगे जो जाके दुबई में सेटल हो गए हैं, और मेन दुबई में उनका बिजनेस नहीं है, वो किसी दूसरी कंट्री से, मान लो साउथ अफ्रीका से कोई सामान मंगा रहे हैं और अपना हब उन्होंने दुबई मंगा रखा है और फिर वहां से सामान भेज रहे हैं इंडिया में। तो वो एक हब की तरह काम करते हैं, एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब चलिए सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया का कितना है, चौथे नंबर पे 30.5 बिलियन दिरहम। ये H1 2020 से 26% बढ़ा है। पांचवें नंबर पे है स्विट्जरलैंड 24.8 बिलियन दिरहम। अगर लिस्ट ऑफ कमोडिटीज की बात की जाए तो दुबई का जो H1 2021 का जो एक्सटर्नल ट्रेड है ना, उसमें गोल्ड बनाता है 138.8 बिलियन दिरहम। सेकंड नंबर पे है टेलीकॉम 94 बिलियन दिरहम। थर्ड नंबर पे है डायमंड 57.3 बिलियन दिरहम। चौथे नंबर पे ज्वेलरी 34.1 बिलियन दिरहम। पांचवें नंबर पे व्हीकल ट्रेड 28 बिलियन दिरहम। ओके, इंपोर्ट्स की बात की जाए तो इंपोर्ट 320 बिलियन दिरहम थे आपके H1 2020 में, वो 29.3% बढ़ के 414 बिलियन दिरहम हो गए। ओके, और वहीं बात एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो H1 2020 में एक्सपोर्ट्स थे आपके 75.8 बिलियन दिरहम, वो बढ़ के हो गए H1 2021 में 109.8 बिलियन दिरहम। ओके भाई, तो ये चीज आप कह सकते हो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दुबई, हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्के फुल्के फैक्टर्स याद रखिएगा। इंडिया स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर याद रखिएगा। यूएई का नक्शा देखा जाए तो यूएई के नक्शे में यहाँ पे आपको दुबई नजर आ रहा है, इधर अबू धाबी नजर आ रहा है। ये सब वैसे भी आजकल न्यूज में है, चूंकि आईपीएल हो रहा है भाई, तो यहीं पे हो रहा है आईपीएल। यूएई की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो ओमान इसके साथ बॉर्डर बनाता है और आपका सऊदी अरेबिया इसके साथ बॉर्डर बनाता है। थोड़ा सा केओस से दूर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यमन में और सऊदी अरेबिया में जो बवाल चल रहा है उसके बारे में भी आज न्यूज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यूएई यहाँ पे कतर के साथ भी बाउंड्री बनाता है, तो सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान के साथ बाउंड्री बनती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का यहाँ पे एक मुसंदम पेनिनसुला दिख रहा है। ये मुसंदम पेनिनसुला की लोकेशन याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। दिस मुसंदम पेनिनसुला इज एट द इंटरफेस ऑफ गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। तो ये आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा है, ये आपको गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर रास्ता है दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। गॉट इट। आगे चलते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 2 के रिस्पेक्ट में ये वाली न्यूज यहाँ पे काम थी। नेक्स्ट थी पीएम टू डेडिकेट टू द नेशन 35 क्रॉप वेराइटीज विद स्पेशल ट्रेड्स। तो भैया नरेंद्र मोदी जी ने 35 क्रॉप वैरायटीज को ये अभी डेडिकेट करेंगे नेशन को। 28 सितंबर को होगा क्या, 28 सितंबर मतलब ये आज की ही बात कर रहे हैं, ओके, जब मैं आपके साथ ये न्यूज डिस्कस कर रहा हूं। तो भाई आज के दिन 28 सितंबर को जितने भी हमारे देश में ICAR इंस्टीट्यूट है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंस्टीट्यूट है, जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जितनी भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पे ऑनलाइन एक पैन इंडिया प्रोग्राम होगा और वहां पे नरेंद्र मोदी जी इस प्रोग्राम को एड्रेस करेंगे और 35 क्रॉप वैरायटीज को लॉन्च करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब नेशन को डेडिकेट करेंगे न्यूली कंस्ट्रक्टेड कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब ग्रीन कैंपस अवार्ड बांटेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को और फार्मर्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे हु यूज इनोवेटिव मेथड्स एंड एड्रेस द गैदरिंग। देखिए कुल मिला के ग्रीन कैंपस अवार्ड
फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर को यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा। ओके, और उसके साथ साथ ICAR इंस्टीट्यूट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्र, इनको 35 क्रॉप वैरायटीज डेडिकेट की जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं ये जो 35 क्रॉप वैरायटीज यहाँ पे डेडिकेट की जा रही हैं, ये जो क्रॉप वैरायटीज इनको बोला गया है क्रॉप वैरायटीज विद स्पेशल ट्रेट्स। इनको डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा। काम क्या है इनका? तो क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को टैकल करना और माल न्यूट्रिशन के चैलेंज को टैकल करना। तो ऐसी 35 क्रॉप वैरायटीज को आइडेंटिफाई किया गया है जिनके अंदर क्लाइमेट रेजिलियंस है और हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल चिकपी है, इसमें विल्ट है, स्टेरिलिटी मोजियाक रेजिस्टेंस पिजन पी है, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ सोयाबीन है, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ राइस है, बायोफर्टिफाइड वैरायटीज ऑफ व्हीट है, पर्ल मिलेट है, मेज है, चिकपी है, क्योना है, बकव्हीट है, विंग बीन है और फेब बीन है। अच्छा, वो क्रॉप वैरायटीज जिसके अंदर कुछ डेंजरस एलिमेंट्स भी होते हैं, उनके भी ऐसे अल्टरनेटिव्स यहाँ पे बना लिए गए जैसे कि डेंजरस एलिमेंट्स उसमें से हट जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो कुछ ऐसी वैरायटीज थी जिसमें पूसा 00 मस्टर्ड 33, फर्स्ट कैनोला क्वालिटी हाइब्रिड RCH, इसमें पहले यूरिसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स बहुत ज्यादा होते थे। अब नई वैरायटीज में यूरोसिक एसिड 2% से कम है और ग्लूकोसिनोलेट्स 30 पार्टिकल्स पर मिलियन से कम है। सिमिलरली एक सोयाबीन वैरायटी है जिसमें पहले 2 एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स थे, कोनिट्रिप्सिन इनहिबिटर और लाइपोक्सीजेनेस, ये हटा दिए गए। तो मतलब पहले खाने पीने की जो चीजें होती थी उनमें जो डेंजरस एलिमेंट्स होते थे, ये जो नई वैरायटीज बनाई गई हैं स्पेशल ट्रेट्स की क्रॉप वैरायटीज, इसमें से अब वो पुराने डेंजरस एलिमेंट्स भी हटा दिए गए। तो आप कह सकते हो कि ये जो आपके 35 क्रॉप वैरायटीज विद स्पेशल ट्रेट्स लेके आई गई हैं, दिस इज वन रेवोल्यूशनरी स्टेप्स टुवर्ड्स मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ कंट्री, और प्लस ये हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाएंगे। अब यूरोपियन कंट्रीज हो सकता है हमारे क्रॉप्स को ज्यादा खरीदें क्योंकि वो ज्यादा सेफ है। नेक्स्ट बात करते हैं जो नया इंस्टीट्यूट लॉन्च किया गया है, अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। कहाँ लॉन्च किया गया? रायपुर में लॉन्च किया गया। भैया याद रखना, ओवरऑल ये आपके किसी PCS के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये अपने PG कोर्सेज को एकेडमिक सेशन 2020-21 में शुरू कर चुका है। It has been established to take up the basic and strategic research in biotic stresses, develop human resources and provide policy support। इसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है ग्रीन कैंपस अवार्ड की। तो ये जो ग्रीन कैंपस अवार्ड है, they have been initiated to motivate the state and central agricultural universities to develop and adopt such practices that will render their campuses more green and clean। मतलब अपने कैंपसेस को ज्यादा ग्रीन बनाना, ज्यादा क्लीन बनाना, इसके लिए जो भी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाएंगी ओवरऑल इन स्टेट और सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के द्वारा, उनको ग्रीन कैंपस अवार्ड दिए जाएंगे। तो इससे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व होंगी स्वच्छ भारत मिशन में, वेस्ट टू वेल्थ मिशन में, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ भी कनेक्ट रखता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी में इलेक्शंस हो रहे हैं। जर्मनी की जो पार्लियामेंट है इसको कभी कभी बुंडेस्ताग भी कहा जाता है और रिक्सटैग भी कहा जाता है। बुंडेस्ताग और रिक्सटैग, इट इज द जर्मन पार्लियामेंट, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हो रहा है इलेक्शन। आप कह सकते हो कि इट इज अ फेडरल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय जनरल पीपल, और ये लोअर हाउस को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे कि अगर आप यूएस में चले जाओ वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट होता है। ओके, अगर आप यूनाइटेड किंगडम में चले जाओ तो वहां पे लोअर लेवल पे होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होता है हाउस ऑफ एल्डर्स। उसी प्रकार से इंडिया में होता है लोकसभा लोअर हाउस। तो उसी प्रकार से आपका जर्मनी में हो गया रिक्सटैग या बुंडेस्टैग। तो यहाँ पे हो रहा है इलेक्शन। अब इलेक्शन कैसे होते हैं? तो जर्मन्स क्या करते हैं, एक जर्मन 2 वोट कास्ट करता है, एक तो लोकल एमपी के लिए कास्ट करता है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कास्ट करता है। ऐसे 598 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। बुंदेसटैग में 50% मेंबर जो डायरेक्ट एमपी के लिए इलेक्शन हुआ है उससे जाएंगे और 50% जो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन हुआ है वो भेजेंगी, और उसके बाद एक कॉलिशन बनेगा और मेजॉरिटी तय होगी पार्लियामेंट के अंदर, और ये जो एमपीज हैं वही अपना चांसलर चुनेंगे। तो ये जो एंजेला मर्कल है वो सीधे लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई है, वो एमपीज के द्वारा चुनी गई है। अब एंजेला मर्कल है कौन सी पार्टी की? तो ये है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी, इस पार्टी की है। ये कंजर्वेटिव पार्टी है। इसके अपोजिशन में एक पार्टी खड़ी है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेट पार्टी। मैं आपको बता दूं कि अब तक जर्मनी में 2 पार्टीज बहुत मेजर रही हैं। एक है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी जिसकी हेड है आपकी एंजेला मर्कल, और दूसरी है सोशल डेमोक्रेट पार्टी। वैसे मैं बता दूं कि इस बार के इलेक्शन में जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके जो नॉमिनी है आपके चांसलर के लिए वो है अरमीन लास्चेट। जी हाँ, एंजेला मर्कल नॉमिनी नहीं है। और जो अपोजिशन पार्टी है एसपीडी की, सोशल डेमोक्रेट पार्टी, इसके जो नॉमिनी है वो है ओलाफ शॉल्स। अब ओलाफ शॉल्स ने यहाँ पे प्रिलिमिनरी पोल रिजल्ट्स के हिसाब से अनाउंस कर दिया कि हम
क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी को हराने वाले हैं और हम यहाँ पे पावर में आने वाले हैं। हालांकि अभी भी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं। पिछले कई साल का अगर आप डाटा देखो तो या तो एसपीडी पार्टी जीती है या फिर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सीडीयू पार्टी जीती है। अभी के लिए एंजेला मर्केल सीडीयू की है, लेकिन एसपीडी लीडर ओलाफ शॉल्ज बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे जीतने वाले हैं। अब सबसे खास बात यह है कि ये पहले ऐसे इलेक्शन है जहां पे ये दोनों पार्टीज डोमिनेंट नजर नहीं आ रही हैं। दो और पार्टीज यहाँ पे फ्रेम में आती नजर आ रही हैं। एक है ग्रीन्स पार्टी और एक है प्रो बिजनेस फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी। ग्रीन्स पार्टी ने लगभग 15% ऑफ द वोट जीते हैं। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी ठीक ठाक यहाँ पे वोट जीते हैं। ग्रीन्स पार्टी आप समझ सकते हो कि क्लाइमेट चेंज को लेके यहाँ पे आए हैं और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ये बिजनेसमैन को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो ये दो पार्टीज और डोमिनेंट होके यहाँ पे आगे आई हैं। तो कुल मिला के पहले ऐसे इलेक्शन है जर्मनी के जहां पे ये एसपीडी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के अलावा दो और नई पार्टी उठती हुई आगे आ रही है। जो भी इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे जब आएंगे तुम बता दूंगा। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। और सबसे आखिरी न्यूज, भाई यमन की मारिब प्रोविंस में खतरनाक लड़ाई चल रही है, 60 लोगों की जान जा चुकी है। 67 येमेनी रबल्स और प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स की रिसेंटली नौक जान गई है। ये की सिटी है मारिब प्रोविंस की, उसके लिए लड़ाई हो रही है। आपको मारिब प्रोविंस यहां नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपका मारिब प्रोविंस है। यहाँ पे ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ये मारिब प्रोविंस, ठीक है भाई। अच्छा, हाउदी जो रेबल्स हैं वो कितना इलाका कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे आपको ये डार्क ब्लू में दिख रहा है ओवरऑल। ओके, कुछ इलाकों में यहाँ पे अलकायदा की भी प्रेजेंस है। बाकी जो इलाका है वो आप कह सकते हो कि जो प्रो सऊदी कोलिशन है उसके हाथ में है। तो आपको पता होना चाहिए दो ग्रुप से बन गए हैं। येमेन की पॉलिटिक्स बहुत हिली हुई है। येमेन की पॉलिटिक्स में कुछ यूएई बैक्ड ग्रुप्स हैं, कुछ सऊदी अरेबिया बैक्ड ग्रुप्स हैं। पहले यूएई सऊदी अरेबिया मिलकर ऑपरेट करते थे, फिर यूएई और सऊदी अरेबिया यहाँ पे अलग हो गए। ये पूरा का पूरा केओस क्या है, अगर आप जानना चाहते हो तो इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन रखी है, येमेन सिविल वॉर एक्सप्लेन्ड। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए जाके, येमेन सिविल वॉर एंड इट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री एक्सप्लेन्ड व्हाई सऊदी अरेबिया एंड हाउदीज आर फाइटिंग। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लो, आपको इस पूरे इश्यू के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। 7 साल से येमेन में लड़ाई चल रही है। एक तरफ है सऊदी लेड मिलिट्री कॉलिशन, एक तरफ है हाउदी रेबल्स और थोड़ा बहुत फिर यूएई वाले रेबल्स हैं। मतलब बिल्कुल ही फ्रैक्शियस सोसाइटी हो रखी है और मर रहे हैं यहाँ पे सिविलियंस डेली की बेसिस पे, भूख की वजह से, डिजीज की वजह से, बम फट रहे हैं। और रिसेंटली यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई है मारिब प्रोविंस के लिए। तो मारिब प्रोविंस याद रखिएगा, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है। यूपीएससी में सवाल इससे बन सकता है कि मारिब प्रोविंस कौन से इलाके में आता है या कौन सी कंट्री में आता है, इस प्रकार की चीजें आपकी बन सकती हैं। ओके भाई, तो सऊदी लेड कोलिशन ने पिछले 24 घंटे में 20 एयर स्ट्राइक्स की हैं। हाउदी लेड रेबल्स भी यहाँ पे लड़ रहे हैं ओवरऑल इस मारिब प्रोविंस को जीतने के लिए। कई लोगों की यहाँ पे डेली के बेसिस पे जान जा रही है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, और जाने से पहले, सॉरी आगे बढ़ने से तो खत्म ही होगी, जाने से पहले और ज्वाइन बटन अगर हो सके तो दबाइए, दैट इज डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।